ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार राजनीति हो रही है, लगातार सियासत हो रही है और सियासत है कि वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सवाल भी कई पूछे जा रहे हैं कि मोदी जी आपके उन वायदों का क्या हुआ जिसमें आपने कहा था कि ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की होगी, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। उन आतंकियों का क्या हुआ जिन्होंने निहत्थे 26 लोगों को मारा, वो कहाँ चले गए? उनको सरकार ने क्या पकड़ा नहीं पकड़ा, उनके लिए क्या काम हो रहा है? लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? यहाँ पर भी डायलॉग बाजी कि मोदी के रगों में खून नहीं खोल रहा, मोदी के रगों में खून नहीं दौड़ रहा है, गरम क्या दौड़ रहा है? सिंदूर, सिंदूर उनकी रगों में जो है वो सिंदूर दिख रहा है, उनकी रगों में, उनके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, लाल सिंदूर दौड़ रहा है। ये तमाम चीजें उन्होंने कही। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि आखिरकार कब तक इस पर डायलॉग बाजी होगी? आखिरकार कब ये बताया जाएगा कि उन आतंकियों के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाया? वो आतंकी मारे गए, नहीं मारे गए, कहां भाग गए? और फिर ये भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है तो जश्न मनाना कैसा, इसकी वाहवाही लेना कैसा? जेडीयू के तो कई बड़े चेहरे ये कह रहे हैं कि ये तो सेना ने किया ना साहब, इस पर कुछ नेता खुद क्रेडिट ले रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राहुल गांधी ने भी हाल ही में सवाल पूछा विदेश मंत्री एस जयशंकर से कि भैया हमारे विदेश मंत्री क्या कहते हैं कि हम जब हमला करने वाले थे हमने पहले पाकिस्तान को सचेत कर दिया, हम हमला करने जा रहे हैं। और फिर ये राहुल गांधी ने पूछा जब आपने पहले बता दिया था तो उसने तो तैयारी कर रखी थी, और जब हमारे लड़ाकू विमान उधर आए हैं तो गिराए तो गए हैं और सूत्रों से ये जानकारी भी मिली है कि कुछ राफेल को मार गिराया गया, लेकिन इस पर चुप, सरकार इस पर चुप है। इस पर काफी ज्यादा बवाल भी हो रहा है। हम पूछ रहे हैं कुछ, सरकार कह रही है कुछ। सरकार चाह रही है कि भैया कैसे भी करके बिहार का विधानसभा चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन क्या ये ठीक है? अधूरा ऑपरेशन, जश्न मनाना, उन आतंकियों के बारे में कोई बात नहीं करना। और सीधा सवाल ये भी है कि बीजेपी के भी कुछ लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, उस पर भी सरकार चुप रहती है। आज पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। और मैं जरा अपने दर्शकों को बताऊं कि राहुल गांधी जो है वो उस वक्त पहलगाम भी पहुंचे थे। याद होगा आपको जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटना घटी थी, उस वक्त राहुल गांधी पहलगाम पहुंचे थे। और उसके बाद अब आज राहुल गांधी कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर अब तक अपना स्टैंड जो अपना स्पष्ट स्टैंड है नहीं समझा पाए हैं। पहले कांग्रेस और नेता विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के शौर्य की प्रशंसा करते हुए सरकार के साथ एकजुटता का इजहार किया था। इसके एक सप्ताह बीतते कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बदल लिया। राहुल ने पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सवाल उठाए और फिर वह लगातार भारतीय फाइटर जेट को हुए नुकसान की रिपोर्ट मांग रहे हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पर उनके पार्टी के बीच ही असमंजस जैसी स्थिति नजर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गम का माहौल था। सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों को निशाना बनाया तो पूरे देश ने एक स्वर में एकजुटता का प्रदर्शन किया था। शुरुआत में कांग्रेस भी सरकार के साथ खड़ी लग रही थी और इसे राष्ट्रहित पर एकजुटता के तौर पर देखा गया। हालांकि जैसे कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री को घेरने की कोशिश की, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए गए और फिर ऑल इंडिया पार्टी डेलीगेशन पर विवाद हुआ। उससे फिलहाल कांग्रेस को ही नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अब मैं जरा अपने दर्शकों को ये भी बता देता हूँ कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जो हैं वो पूंछ पहुंचे हैं। जी हाँ, और ऐसे में राहुल गांधी ने उन तमाम जगहों का जायजा लिया है जहां गोलीबारी हुई, जहां पर मैं अगर कहूं तो हालात जहां पर काफी ज्यादा खराब थे। पीड़ितों से भी मुलाकात उन्होंने की है। हिंदुस्तान ने देखिए खबर छापी है, आपने तो नजदीक से देखा है खतरा। पुंछ में पीड़ितों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, स्कूल का भी उन्होंने दौरा किया है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जैसा कि मैं बता ही रहा था आपको कि पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी के पीड़ितों से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले पहुंचे। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बाद से केंद्र शासित प्रदेश का यह दूसरा दौरा है।
इस आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। गांधी ने आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए 25 अप्रैल को श्रीनगर का दौरा किया था। उन्होंने उस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई अन्य लोगों से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि गांधी शनिवार सुबह जम्मू हवाई अड्डे पहुंचे और सीमा पार से की गई गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा करने तथा शोक संतप्त परिवारों से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से पुंछ रवाना हुए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर 6 मई की देर रात सटीक हमले किए थे। तो मैंने अपने दर्शकों को ये बताया कि राहुल गांधी जो है वो पहुंचते हैं पुंछ, वहाँ लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनका दर्द जानते हैं, और लोगों ने बताया भी किस तरीके के हालात थे। अब जरा मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि कांग्रेस देखिए अब इस पर कैसे सरकार को घेर रही है, और कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है क्या वो सवाल गलत है क्या? सवाल क्या किए जा रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सवाल खड़े किए कि जो 26 निहत्थे लोग मारे गए, जिन 26 लोगों को मार दिया गया, जिन लोगों ने गोली चलाई, साहब वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाया गया? वो लोग पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, एनकाउंटर उनका हुआ, नहीं हुआ? तो जब जो मेन आरोपी थे, जो मेन कल्प्रिट थे, उनके बारे में सरकार चुप है, उन पर आज सरकार बात नहीं कर रही है। क्या कहा कांग्रेस पार्टी की इस महिला नेता ने, ये देखिए आप। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हमारे देश के 26 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, और उसके बाद में जो ऑप सिंदूर हुआ उधर हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की शहादत भी हुई। उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहाँ है? क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई आपने? अब मैं अपने दर्शकों को जरा ये भी दिखा देता हूँ कि इस पर सुप्रिया सुनेत का भी बयान आया। सुप्रिया सुनेत क्या कह रही हैं, जरा ये भी देखिए। आज पहलगाम के आतंकी हमले को ठीक 1 महीना हो गया। 22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्दांत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। ये हिंदुस्तान की सरहद में 200 किलोमीटर अंदर असलहे लेकर आए और उसके बाद ये कहां चले गए अभी तक नहीं पता। हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, खूब सारे आतंकियों को मारा, लेकिन जब तक इन 4 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती है, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतारे जाते हैं, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता है और नजीर नहीं पेश की जाती है, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। आज सवाल ये है कि 1 महीने बाद भी ये लोग कहां फरार हैं? इनको जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, ये कहां चले गए? इन 4 आतंकियों को पकड़ना पड़ेगा, इनकी नजीर बनानी पड़ेगी, जिससे कि इस देश के खिलाफ गंदी निगाह और सोच रखने वालों की रूह कांप जाए, और तभी शायद शहीद परिवारों को भी न्याय मिलेगा। ये रिपोर्ट आपने देखी और विस्तार से हम दिखाते चले जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में हमने क्या देखा कि कुछ यूट्यूबर्स को पकड़ा गया है, कुछ यूट्यूबर्स पर शिकंजा कसा गया है। एक यूट्यूबर पकड़ी गई है, ज्योति मल्होत्रा, जिसके बहुत बड़े ताल्लुकात पाकिस्तान से जो हैं, पाकिस्तान से उसको पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के साथ उसका उठना बैठना है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का एक अधिकारी है, बड़ा चेहरा है, दानिश, उसके साथ उसके रिलेशंस की भी खबरें हैं, काफ़ी समय से वो उसके साथ रिलेशंस में भी थी और पाकिस्तान से बाकायदा ज्योति मल्होत्रा को फंडिंग भी हो रही थी। इतना ही नहीं, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना यहाँ पर चाहूँगा कि खबर है कि जो ज्योति मल्होत्रा है, सूत्रों से जानकारी है कि उसने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। धर्म परिवर्तन करके उसने निकाह भी किया है। जी हाँ, इस तरीके की भी खबरें उसको लेकर सामने आई हैं। तो इस तरीके की खबर सामने आई है और लगातार भारत सरकार ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा, लेकिन अपने लोगों को क्यों छोड़ दिया आपने? जी हाँ, बीजेपी के कुछ लोग ऐसे थे जो वो भी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन सरकार आज उस पर चुप है। आज उस पर हम क्या देखते हैं कि बीजेपी का कोई बड़ा लीडर आज उस पर बात नहीं कर रहा है। आज बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा उस पर डिबेट नहीं कर रहा है। लेकिन जब
बीजेपी के लोग ही पड़ोसी मुल्क के लिए जासूसी कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ही पड़ोसी मुल्क को तमाम जानकारियां दे रहे हैं, तो इस पर सरकार क्यों चुप है? क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा था कि डीआरडीओ का एक बड़ा शख्स था, वो भी इसी तरीके का था। इस पर पवन खेड़ा ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कह रहे खेड़ा, ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। अब कल खबर आई कि आईएसआई के लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी, डीआरडीओ का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? आपने उसके बाद सुना, हमने प्रेस वार्ताएं की, बार बार उस मुद्दे को उठाया। क्या हुई? लिपापोती हुई? हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर का? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई आईएसआई के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का। फिर आता है प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाइन बड़ी अच्छी बोली जो आज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है कि समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उसी समस्या के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि यह समस्या दिल्ली में है, जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब मैं अपने दर्शकों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना चाहूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल सरकार से किए गए हैं और आप भी सुनिए क्या कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट आप मोदी जी को पूछना चाहती हूँ, क्या भारत सरकार को इस सीज फायर अनाउंसमेंट के बारे में एडवांस नोटिस थी कि क्या ट्रम्प इस तरह का ट्वीट करके, ट्रम्प एक थर्ड पार्टी, अमेरिका एक थर्ड पार्टी ने सीज फायर की अनाउंसमेंट जब की, तब क्या भारत को इसके बारे में पता था? आज सुबह ट्रम्प ने और एक घोषणा की कि सीज फायर उसके वजह से, उनके वजह से हुई है। जब ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट की थी, तब तक वी हैड एन अपर एज, हम जंग ऑलमोस्ट जीत रहे थे। लेकिन ट्रम्प की घोषणा के बाद हमको बहुत, हमारे देश को बहुत कमजोर हमारे देश की सरकार ने दिखाया। हमको कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं थी, हमें कोई थर्ड पार्टी देश की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं थी कि अब सीज फायर होनी चाहिए। हम सक्षम हैं, हम कर सकते थे जो इंदिरा गांधी जी ने तब कर दिखाया था। एक हार्ड लाइन और निक्सन को लिख के पाकिस्तान को दूसरे दिन सरेंडर करवाया था। लेकिन जब ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट दी, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट, क्या मोदी सरकार वाज इट कॉट अनअवेयर? और क्या इस स्टेटमेंट के वजह से हमारे आर्म्ड फोर्सेस, जिन्होंने इतनी अच्छी कारकिर्दी की थी ऑप सिंदूर में, क्या वो डिमोरलाइज हुए और उनके साथ पूरे देश की जनता इस स्टेटमेंट के वजह से डिमोरलाइज हुई? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार ने तुरंत इसके बारे में प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दी। मोदी सरकार इस अपमानजनक दावे पर चुप आज तक क्यों है? क्या यही वह कीमत है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने के बदले चुकाने पड़ रही? रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और वाकई सवाल तो है कि सरकार कब तक डायलॉगबाजी करती रहेगी और आखिरकार कब असली गुनहगार पकड़े जाएंगे, और जो इनके अपने लोग पकड़े जा रहे हैं उस पर सरकार चुप। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।